हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम इन वीके कंपटीशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस का सिलेबस कि हर पेपर जो है जीएस जो मेंस के पेपर हैं उनका क्या सिलेबस। सब टॉपिक वाइज भी देखेंगे कि कौन कौन हेड टॉपिक है और उनके अंदर क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जीएस फर्स्ट देखते हैं हम। जीएस फर्स्ट का जो मेन हेडलाइन है वो है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। इसमें विश्व के इतिहास में भारत का इतिहास नहीं लिखा है, लेकिन भारत का इतिहास भी शामिल है। भूगोल और समाज मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है। इसके अलावा जियोग्राफी, सोसाइटी, ये फर्स्ट पेपर है। अब देखते हैं हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं, सब टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको भारतीय संस्कृति में क्या पढ़ना है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य के रूप और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो आपको आर्ट एंड कल्चर लेना है, एंशिएंट से मॉडर्न तक जो कला की वैरायटी है, जो लिटरेचर है और जो वास्तुकला है, इनके बारे में, आर्किटेक्चर है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या परिवर्तन आए, कैसे कैसे परिवर्तन आए। दूसरा है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। आपको मॉडर्न इंडिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई, कौन कौन से व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय इतिहास में परिवर्तन किया है, और कौन कौन से मुख्य विषय रहे, इनकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके चरण के जो चरण चले हैं, कब क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, कब उदारवादी चरण चला है, कभी उग्रवादी चरण चला है, कब महात्मा गांधी आए हैं, उनके कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर जो एकीकरण और पुनर्गठन हुआ, स्वतंत्रता मिलने के बाद कैसे 567 रियासतें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो अथक प्रयास किए गए, कौन कौन से विवाद रहे, कौन कौन से प्रांत स्वायत्तता ग्रहण करना चाहते रहे थे, कश्मीर का क्या मुद्दा है, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। एकीकरण कैसे हुआ उन सब का। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं। आपको अब वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो औद्योगिक क्रांति हुई है, जो विश्व युद्ध हुए हैं, 2 राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन किया गया है, मतलब सीमाएं बदली गई हैं। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद कैसे आया और उसकी समाप्ति कैसे हुई। विभिन्न राजनीतिक दर्शन शास्त्र के बारे में, जैसे साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, इन सब के बारे में एक डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। और सब के बारे में क्या कैसा समाज रहा और समाज के रूप में किस तरह का परिवर्तन हुआ, ये सब की जानकारी आपको रहनी चाहिए वर्ल्ड की प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री का सिलेबस। यहाँ हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर हो गया। अब इसके आगे देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अगले पॉइंट से आप इसको सोसाइटी के अंतर्गत भी ले सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं बतानी है आपको, उसकी डाइवर्सिटी बतानी है। उसके बाद महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन के बारे में, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे बताने हैं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण बताना है, उनकी समस्याओं और उनकी रक्षोपा। ये आप सोसाइटी के अंतर्गत ले सकते हैं। भारतीय समाज पर जो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ा, सामाजिक सशक्तिकरण कैसे हुआ, संप्रदायवाद के बारे में बताना है, संप्रदायवाद क्षेत्रवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता कैसे आई। इसके बाद हम आते हैं भूगोल में। अब देखिए, भूगोल में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। एक तो वर्ल्ड का जो भौतिक भूगोल है उसकी मुख्य विशेषता जानकारी होनी चाहिए। विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ है, जैसे दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व में भारत सहित है। तो मतलब आपको विश्व के भी पढ़ने हैं और भारत के भी पढ़ने हैं कि विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से थे। इसके बाद भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, ये आपदा वाला है, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूगोलीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान अति महत्वपूर्ण भूगोलीय
विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तन के प्रभाव। तो ये था फर्स्ट पेपर आपका। इस फर्स्ट पेपर में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी, सोसाइटी और थोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ना है। इतनी चीज़ें आपको फर्स्ट पेपर में पढ़नी है। अब हम चलते हैं सेकंड पेपर की ओर। जो जीएस सेकंड पेपर है उसमें आपको क्या क्या आएगा। एक तो शासन व्यवस्था के बारे में, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पॉलिटी की जानकारी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस की जानकारी होनी चाहिए और इंटरनेशनल रिलेशन की जानकारी होनी चाहिए। ये 3 टॉपिक आपके जीएस सेकंड में आएंगे। तो देखते हैं पॉलिटी के अंतर्गत, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है कि उसका जो ऐतिहासिक आधार था, कैसे उसकी निर्मित हुई, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और उसकी संरचना किस प्रकार की। इसमें आपको पूरा संविधान के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। सेकंड टॉपिक है संघ एवं राज्य के कार्य क्या हैं, उत्तरदायित्व क्या क्या है, मतलब संघ को कौन कौन से कार्य करने हैं, उनका उत्तरदायित्व क्या क्या है और संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां कौन कौन सी हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी देखना है कि शक्तियों का और वित्त का हस्तांतरण कैसे किया जाता है और इन सब में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड टॉपिक में विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया गया है, अगर कोई विवाद होता है उसका निवारण कैसे किया जाता है और संस्थान कौन कौन सी। फोर्थ पॉइंट है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना करनी है। जो भारत का संविधान है उसकी जो योजनाएं चल रही हैं उसकी अन्य देश के साथ तुलना करनी है। आपको बताना है कि क्या कमी है, क्या महत्ता है। अगला पॉइंट है संसद और राज्य विधायिका। आपको संसद के बारे में ये सब चीज़ें और राज्य विधायिका के बारे में, जैसे संसद की संरचना, राज्य विधायिका की संरचना, उसके कार्य क्या हैं, कार्य संचालन क्या है, शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से विशेषाधिकार हैं और इनसे उत्पन्न होने वाले कौन कौन से विषय हैं जिन पर वो निर्णय लेती है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना क्या है, संगठन और कार्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक या अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है। आपको जानकारी होनी चाहिए जो आरपीए एक्ट है उसके बारे में, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। उसके अलावा विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति किस प्रकार होती है, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से उनको कार्य करने हैं और उनको कौन कौन सा उत्तरदायित्व मिला है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये एक एक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में डिटेल में जाना है आपको। सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय की जानकारी होनी चाहिए। विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की क्या क्या भूमिका है विकास प्रक्रिया में, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एक होता है हेड टॉपिक, उसके अंतर्गत सब टॉपिक, तो आपका फोकस किस पर होना चाहिए। जैसे विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, अब इसमें लिखा है गैर सरकारी संगठन, तो आपको गैर सरकारी संगठन के माध्यम से बताना है कि किस प्रकार विकास प्रक्रिया चलाई गई है, कौन कौन से उद्योग के अंतर्गत विकास को बढ़ावा दिया गया है, इस टाइप से पढ़ना है। अगला पॉइंट है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो अति संवेदनशील वर्ग हैं
जो एसटी जनजाति है, एससी जनजाति है, दिव्यांग वर्ग है और थर्ड जेंडर है, इन सब के बारे में क्या क्या कल्याणकारी योजना है इनकी जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय की जानकारी होनी चाहिए। गरीबी और भूख से संबंधित विषय, इनमें आपको रिपोर्ट भी बतानी है, इंडेक्स भी बतानी है, इन सबकी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं। ई गवर्नेंस का अनुप्रयोग किस प्रकार किया गया है, मॉडल कौन कौन से थे, उसमें सफलताएं क्या क्या मिली, जो ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग किए गए शासन व्यवस्था में उनकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या नई संभावना है डिजिटल, नागरिक चार्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के बारे में और जवाबदेहिता और संस्थागत तथा अन्य उपाय इनकी जानकारी होनी चाहिए। ये शासन गवर्नेंस के बारे में जानकारी। लोकतंत्र में जो सिविल सेवक आप बनना चाह रहे हैं इसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका आधार भी जानकारी हो जाएगी कि कैसा आधार बना, कैसे सिविल सेवा की शुरुआत हुई और आज वर्तमान में क्या भूमिका है। भारत और इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस प्रकार के हैं, आपको बहुत से देश जो आस पड़ोसी देश हैं उनके बारे में संबंध की जानकारी होनी चाहिए। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। कोई भी मीटिंग हो रही है, द्विपक्षीय क्षेत्र वार्तालाप हो रहा है दो देशों के बीच में या दो क्षेत्रों के बीच में, तो उससे भारत को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कौन कौन से प्रभाव हो रहे हैं, हित को इफेक्ट कर रहे हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो, हमारा जो सिविल सेवक का उद्देश्य है वो है भारत को एक बेहतर विकास की ओर ले जाना। तो हर वो चीज जिससे भारत विकास की ओर बढ़े, कुछ ऐसी चीज जो भारत के विकास के में बाधक हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई भी मीटिंग हुई तो आपको पर्सपेक्टिव मालूम होना चाहिए कि इससे क्या क्या प्रॉफिट है और क्या क्या नुकसान है। इसके अलावा भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां क्या क्या हैं और उसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसके अलावा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अधिदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये रहा जीएस सेकंड पेपर। इसमें आपको पॉलिटी की जानकारी, गवर्नेंस की जानकारी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, इनकी जानकारी होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं जीएस थर्ड पर। अब हम आ गए हैं जीएस थर्ड पेपर नंबर 4 पर। ये पेपर 4 तो जीएस थर्ड ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि पेपर फर्स्ट ऐसे का था, इसके कारण जीएस फर्स्ट पेपर सेकंड हो गया, जीएस सेकंड पेपर थर्ड और जीएस थर्ड पेपर फोर्थ हो गया। तो इसमें आपको कौन कौन से हेड टॉपिक हैं, वो हैं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, इनकी जानकारी होनी चाहिए। आपको साइंस एंड टेक की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एनवायरनमेंट की जानकारी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी। आपको सिक्योरिटी की जानकारी होनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इनके क्या क्या सब टॉपिक हैं। तो पहला सब टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी तथा उसकी जो योजना चलाई गई हैं, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित क्या क्या विषय हैं, इनकी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके उत्पन्न विषय की जानकारी होनी चाहिए, समावेशी विकास के बारे में, सरकारी बजट की जानकारी होनी चाहिए, मुख्य फसलें जो हैं, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या रहा है, किस प्रकार के बदलाव आए हैं, सिंचाई के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण कैसे हुआ है, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और क्या क्या बाधाएं आई हैं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी कैसे कार्य कर रही है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार,
इनकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा बफर स्टॉक क्या है, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन और पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला टॉपिक है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण कैसे होता है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए उद्योग कौन कौन से हैं, उनका कार्य क्षेत्र और महत्व क्या है, स्थान बताना है कहाँ है, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है भारत में भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, औद्योगिक नीति में परिवर्तन किस प्रकार हुए हैं तथा औद्योगिक विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है। बुनियादी ढांचा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इनका विकास कैसे हुआ है। निवेश मॉडल की जानकारी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आए तो इसमें आपको किस प्रकार साइंस एंड टेक का विकास हुआ है, कौन कौन से अनुप्रयोग किए गए हैं और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या इफेक्ट। अगला पॉइंट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धि क्या रही है। देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नई जो टेक्नोलॉजी आई है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता होनी चाहिए। संरक्षण, अभी साइंस टेक के बाद पर्यावरण पर आए तो संरक्षण पर्यावरण का, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, इनकी जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है आपदा और आपदा प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए। विकास और फैलते उग्रवाद के बीच क्या संबंध है, कि जो विकास हो रहा है और उसके बीच उग्रवाद फैल रहा है उनमें क्या रिलेशन है, इनकी जानकारी होनी चाहिए। अगला टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका क्या है। आंतरिक सुरक्षा कैसे मिसमैच हो रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा, यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की जानकारी होनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इसमें मीडिया की और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की क्या भूमिका रही है। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बात, धन शोधन और इसे रोकना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। ये आपका GS 3 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं लास्ट पर, GS 4 पर, इसका नाम एथिक्स है। अब हम आ गए हैं GS 4 नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। 3 पर ध्यान होना चाहिए, एक तो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। हम सिर्फ नीति एथिक्स से कार्यकर पुकारते हैं लेकिन इसका मतलब तीनों से होता है। तो देखिए पेपर 5 GS 4 में क्या क्या है। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति, उनका जो एप्टीट्यूड है तथा उनके दृष्टिकोण, एटीट्यूड है जो, उनका नजरिया जो है, तथा समाज से जो आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करें। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन, केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। देखिए नीति जो एथिक्स है इसका सिलेबस उन्होंने दे दिया कि ये है, लेकिन कुछ भी आ सकता है। इसमें आपको जो मेन फैक्टर है वो ध्यान रखने हैं कि आपकी सत्यनिष्ठा क्या है, ईमानदारी, सार्वजनिक जीवन में आपका अभिरुचि, मतलब आप किस तरह, नजरिया क्या है आपका, कैसी सोच रखते हैं समाज के बारे में, आपका व्यवहार किस प्रकार का है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। और अगर कोई समस्या आपके सामने आएगी तो आप उसे किस प्रकार हैंडल करेंगे एक अधिकारी की तरह पर। तो देखते हैं इनके जो मुख्य टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट टॉपिक है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। आपको एथिक्स में और जो मानवीय मतलब लोग हैं उनके बीच क्या रिलेशन है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
इसमें आपको मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के कौन कौन से डायमेंशन हैं उनके बारे में जानकारी, निजी और सार्वजनिक संबंधों में अपनी पर्सनल लाइफ और सोसाइटिकल लाइफ और उसके रिलेशन में एथिक्स की क्या वैल्यू है, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेश से क्या शिक्षा मिली है, मूल्य विकसित करने में इनकी परिवार की, समाज की और शैक्षणिक संस्थान की क्या भूमिका है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर, अभिवृत्ति। आपको सारांश, संरचना क्या है, इसकी वृत्ति क्या है, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि के बारे में जानकारी, सामाजिक प्रभाव और धारणा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो थर्ड है वो अभिरुचि के अंतर्गत ही आता है। इसमें आपको सिविल सेवा के बारे में, ये सामान्य अभिरुचि या सिविल सेवा के लिए अभिरुचि कौन कौन सी है, तथा बुनियादी मूल, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। आपको एटीट्यूड के बारे में बताना है कि आप किस प्रकार का एटीट्यूड रखते हैं सोशल के रूप में और एक सिविल सेवक होने के नाते। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है भावनात्मक समझ। इसमें आपको भावनात्मक अवधारणाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान क्या क्या रहा है, लोक प्रशासनों में लोक या सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र के बारे में, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का शुद्धिकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा निधि व्यवस्था या फंडिंग में नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं और कारपोरेट शासन व्यवस्था क्या क्या है। आपको ईमानदारी किस प्रकार रखनी है उसके बारे में जानकारी देनी। शुद्ध शासन व्यवस्था में किस प्रकार की ईमानदारी होनी चाहिए, तो लोक सेवा की अवधारणा क्या है, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार कैसा होता है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नीति परक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। और जितने जो ऊपर के विषय हैं इन पर उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन मतलब केस स्टडी। ये आपका GS 4 का सिलेबस भी कंप्लीट। इस तरह हमने GS 1, 2, 3 एंड 4 सभी का सिलेबस टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज पूरी तरह से कंप्लीट बता दिया है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है, आपकी प्री में 2 पेपर होंगे, सिलेबस उनका भी प्रोवाइड कर दिया गया है, अगर नया देखा हो तो आप देख लीजिएगा। अब GS में आपको एक ऐसे का पेपर, 4 पेपर ये हो गए, इसके अलावा जो ऑप्शनल है उसके 2 पेपर होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज और एक अदर लैंग्वेज, ये 2 पेपर इसके होंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार ये UPSC का पूरा सिलेबस है। अब हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।